हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के पर्यावरण शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत जो सागरीय प्रदूषण होता है उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं उसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सागरीय प्रदूषण का तात्पर्य होता है जो समुद्र से संबंधित प्रदूषण होता है, जो अनेक प्रकार की जो गंदगियाँ, मल मूत्र, कूड़ा कचरा इत्यादि नदियों के माध्यम से जो जाता है, पॉलीथीन प्लास्टिक के से जो प्रदूषण होता है, पेट्रोलियम या उद्योग धंधों के माध्यम से जो खराब तेल, कचरा, गंदगी इत्यादि निकलता है उसके वजह से जो समुद्र में जाता है, और जो है आणविक जो परीक्षण होते हैं या परमाणु संबंधी जो परीक्षण होते हैं जो सागरों में परीक्षण किए जाते हैं उसकी वजह से। फिर इसके संग संग अगर हम देखें तो जो विभिन्न प्रकार के जो है जो विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी जो दवाइयाँ, रासायनिक खाद इत्यादि प्रयोग की जाती है वर्षा के जल के माध्यम से, ये जो समुद्र में जाता है ज्वालामुखी के कारण से, और जो चट्टानें कटती हैं या चट्टानों का जो अपरदन होता है, वर्षा में जो क्षय होता है या चट्टानें खिसकती हैं उसकी वजह से, और संसार की जो बहुत सारी गंदगियाँ उसकी वजह से जो समुद्र में प्रदूषण जाता है। सागर के जो है वो जो सागर का जो जलीय स्वरूप है उसमें जो किसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है जो दुष्प्रभाव से संबंधित होता है, इस सब के फलस्वरूप हमें कौन कौन सा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है उसी को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जो सागरीय प्रदूषण होता है यानी समुद्र से संबंधित जो प्रदूषण होता है वो समुद्र से संबंधित प्रदूषण अनेक कारणों से होता है, जैसे मल मूत्र इत्यादि गंदगियाँ जो नदियों के माध्यम से, वर्षा के जलों के माध्यम से जो समुद्र में जाके मिलता है, अपरदन चट्टानों के टूटने के कारण से, ज्वालामुखी इत्यादि के कारण से भी जो समुद्र में लावा इत्यादि अपशिष्ट पदार्थ बह के जाते हैं, उद्योगों से निकलने वाले कचरा, तेल इत्यादि गंदगी, और आणविक परीक्षण के माध्यम से प्लास्टिक से संबंधित जो है कृषि में रासायनिक खाद और दवाइयों से संबंधित, पेट्रोल से संबंधित पेट्रोलियम पदार्थों के भी शुद्ध करने में, या कभी कभी ऐसे देशों में जब युद्ध इत्यादि की स्थिति आ जाती है तो पेट्रोलियम पदार्थ बहुत सारे समुद्र में ही सीधे बह जाते हैं या बहा दिए जाते हैं, चाहे जिस कारण से, इत्यादि कारण से समुद्र में जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। खासतौर से जो टॉपिक है बीएड में वह है सागरीय प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है और इसे किस तरह से रोका जाए। कारण के पीछे अपना अलग बात है, हालांकि बिना कारण के इस प्रदूषण के दुष्प्रभाव को नहीं समझा जा सकता, इसलिए संक्षेप में मैंने कारण की व्याख्या की है। आगे हम चलते अगर इसे सागरीय प्रदूषण का दुष्प्रभाव देखें तो पहला है अपशिष्टों का दुष्प्रभाव। अपशिष्ट का तात्पर्य होता है जो गंदगी मल मूत्र के संबंध में हो या कल कारखाने इत्यादि से निकलने वाले हों, और चाहे जिस प्रकार की हो, ये चाहे वह अपशिष्ट पदार्थ कूड़ा कचरा इत्यादि के माध्यम से हो। ये जो अपशिष्ट पदार्थ है जब समुद्र में जाके मिल जाते हैं, जब समुद्र के जल में जाके मिल जाते हैं तो ये जो समुद्री जो जीव होते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है, उनका जो एक सर्कल होता है, समुद्री जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका जीवन काल, उनकी पौष्टिकता, उनकी जो है वास्तविक स्वरूप में विकृतियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती है या बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उनमें जैसे होता है, एक तो समुद्र का जल अनेक प्रकार के खनिज जो मैग्नीशियम इत्यादि अनेक प्रकार के जो पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं, उसमें जब वो मिलता है तो उसका वास्तविक नेचर बदल देता है, या जहाँ तक वह समुद्र के किनारे मिलता है ये सब अपशिष्ट पदार्थ, तो वहाँ तक के जल जीवों में और समुद्री वनस्पतियों के जीवन में या उसके जीवन चक्र में या उसके वास्तविक स्वभाव में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण से उनका जो जली जीव हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है या कठिनाइयों से भरा होता है, बहुत से जीव मर भी जाते हैं। अगर हम दूसरा दुष्प्रभाव देखें तो सागरीय पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। सागरीय पर्यावरण का दुष्प्रभाव का तात्पर्य है कि जो इतने प्रकार का हमने जो आपके सामने संक्षेप में वर्णन किया है प्रदूषण का, यह प्रदूषण जाकर के जो सागरीय जीवन चक्र है, जो सागरों में वनस्पतियों का जो जीवन चक्र है, उनका जो प्रभाव है, जो उनकी पौष्टिकता है, उस पर भी यह क्या करता है, दुष्प्रभाव छोड़ता है। अर्थात उनका जो प्रजनन है, उनका जो जीवन है, उनका जो एक मौलिक जीवन या मौलिक क्रियाकलाप है उसमें परिवर्तन लाता है, जिसकी वजह से सागरीय वनस्पतियाँ जो समुद्र के नीचे पाई जाती हैं और जो सागरीय वनस्पतियाँ होती हैं उनका यथार्थ विकास होना, उसमें बहुत सा विलुप्त हो जाना, बहुत सा
परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह जो सागरीय पर्यावरण है, यानी इस जल के अंदर जीव और वनस्पतियों का जो एक समुद्र संसार पाया जाता है समुद्र के अंदर, वह भी प्रभावित होता है। जिस तरह से आप बाहरी समाज में या संसार में देखते हैं जीवन चक्र, जीव जंतुओं का रहन सहन व्यवहार, उसी तरह से समुद्र के अंदर आप जाएंगे या समुद्र के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अनेक प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। उनका भी अपना एक संसार होता है, वह प्रभावित होता है या उसमें बहुत सारी विकृतियाँ देखने को मिलती है। अगला है बीमारियों का दुष्प्रभाव। जितने जलीय जीव हैं, जब ये प्रदूषण से संबंधित, सागरीय प्रदूषण से संबंधित गतिविधियां जब होती रहती हैं तो वह जलीय जीव उस विशेष या प्रदूषित परिस्थितियों में अगर जीवित रहने में सर्वाइव कर गए, जीवित रह गए, तो उनका जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन जैसे मछली का भोजन करते हैं या अन्य जो जीव जंतु उससे संबंधित हम अपना जीविकोपार्जन या जीवन यापन करने का जो साधन बना रखे हैं, जब वह बीमारी उन जीवों का, जलीय जीवों का जब हम लोग भोजन करते हैं या उसको भोजन के रूप में लेते हैं, तो वे सभी बुराइयों खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां, टाइफाइड, लीवर संबंधी बीमारियां, आमाशय संबंधी बीमारियां और जो है पित्ताशय संबंधी बीमारियां और शरीर में अन्य संबंधी बीमारियां जो है उत्पन्न होना सहज हो जाता है। अर्थात कुल मिला के अगर हम कहें तो जो सागरीय प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के अंतर्गत जो जलीय जीव या वनस्पतियां जो उस परिस्थिति में ढल जाती हैं, तो भोज्य पदार्थों के माध्यम से, समुद्री जीवों के माध्यम से वही जो प्रदूषण है वही हमारे शरीर के अंदर आता है, जो अनेक प्रकार की बुराइयों का कारण बनता है। तो ये बीमारियों का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अगले हम बात करें रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव। रेडियोधर्मिता, इसमें जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। हालांकि ये जो है थोड़ा सा आवेशित किरणें होती है, प्लस माइनस और न्यूट्रल। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें होती है, एक प्रकार से यह इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिए हुए होती हैं। तो ये जो अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, जो एक प्रकार से एक शक्ति का आभास कराती है, समुद्री परिस्थितियों का एक अपना चुंबकत्व या इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों का प्रभाव निर्मित करती हैं। जब सागरीय प्रदूषण बढ़ता है तो इनका जो अल्फ़ा, बीटा, गामा है या रेडियोधर्मिता संबंधी जो गतिविधियां, यह भी प्रभावित होने लगती हैं, जिसके कारण से जलीय जीवों का या जलीय वनस्पतियों का या सागरीय जलों का संतुलन बिगड़ने लगता है। संतुलन क्या होता है? बिगड़ने लगता है। जैसे हमने कहा कि स्वच्छ जल का एक अपना पैमाना होता है, अब प्रदूषित उसे कर दोगे तो उसका प्रभाव दूसरा हो जाएगा। उसी तरह से जब समुद्री जल का प्रदूषण बढ़ता है तो जो रेडियोधर्मिता वाले जो शुद्ध समुद्री जल का जो प्रभाव है, जहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा संबंधी कीड़े अपने अपने आवेश के संग एक उत्तम इलेक्ट्रॉनिक आवेश का स्वस्थ रूप लेकर के सागर के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखती हैं, उसमें यह डिस्टरबेंस उत्पन्न होने लगता है। इसलिए सागरीय प्रदूषण होता है वह अनेक प्रकार के जो है असंतुलन को उत्पन्न कर देता है जब रेडियोधर्मिता प्रभावित होती है। निश्चित रूप से प्रदूषण से यह प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है या इसका विकृत रूप हो जाता है, जिससे समुद्र का जो मौलिक जल का वास्तविक स्वरूप है वह बिगड़ने लगता है। यह भी दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा भयानक देखने को मिलता है। खासतौर से इसमें जो है जीवों का आकार, जीवों की गतिविधियाँ, जीवों की संरचना इत्यादि सब परिवर्तित होती है। जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है बल होता है, वो हमारे जीवन को या हमारे वनस्पतियों को या जीव जंतुओं को परिस्थितियों के अनुसार उसके रंग, रूप, आकार, जीवन संचालन, क्रिया, गतिविधि को हैंडल करती है, उसी तरह से रेडियोधर्मिता संबंधी अल्फा, बीटा जो गामा किरणें हैं वह जलीय जीवों को भी नियंत्रित करती है। जब प्रदूषण के कारण से इसका प्रभाव घटता है या असंतुलित होता है तो जीवों के गतिविधियाँ, क्रियाकलाप, जीवन के अस्तित्व इत्यादि में एक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव छोड़ता है या सागरीय गतिविधियों को असंतुलित करता है। यह भी दुष्प्रभाव देखने को मिला। अगला है ऑक्सीजन। आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे जलीय जीव हो, चाहे धरातल का जीव जंतु वनस्पति हो। तो जब हमारा ये प्रदूषण बढ़ता है, सागरीय प्रदूषण विभिन्न कारणों की वजह से बढ़ता है, तो होता क्या है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे जीव, जैसे अब
अब जब इराक ईरान में युद्ध हुआ था तो बहुत सारा पेट्रोल समुद्र में बह गया था, आग लग गई थी पेट्रोल वाले कुएं में, उसमें अनेक सारी घटनाएं होती रहती हैं। जब ये सब तेल, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि जब समुद्र में मनमाना उद्योग धंधों के कचरे बहते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, उस सागर के किनारे, हालांकि सागर जल्दी कोई चीज़ स्वीकार नहीं करता, सब चीज़ किनारे ही फेंकता है, तो ये प्रदूषण संबंधी जो गतिविधियाँ हैं वो किनारे ही आती। जब गतिविधियाँ किनारे ही देखने को मिलता है तो उससे संबंधित जहाँ तक जीव वनस्पतियाँ चपेट में आती हैं उनमें ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण से बहुत सारे वो मर भी जाती हैं। और ऑक्सीजन की कमी के कारण से जलीय जीवों में जो विषाक्त पदार्थों की या विषाक्त संरचना इत्यादि बढ़ भी जाती है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी के कारण से मर भी जाते हैं, विलुप्त भी हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण से जीव जंतु वनस्पतियाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जो सागरीय प्रदूषण का परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। तो कुल इस प्रकार से हमने बताया अपशिष्ट की वजह से, सागरीय पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, सागरीय पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित होता है, इन सब प्रदूषणों कारण से बीमारियाँ किस प्रकार से मनुष्य तक पहुँचती हैं। हालांकि यह बीमारियां जब गंदगी फैलती है तो वहाँ के जीव जंतुओं में भी फैलती है, और जो जीव जंतु उसमें सर्वाइव कर गया तो भोज्य पदार्थों के माध्यम से हम लोगों में भी आ जाती है। रेडियोधर्मिता में मैंने बताया कि जो आंतरिक जो संरचना है, एक प्रकार से उदाहरण के तौर पे जैसे गुरुत्वाकर्षण का मैंने उदाहरण दिया कि जहाँ पर जैसी परिस्थितियाँ होती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, वैसा गुरुत्वाकर्षण होता है, वैसा हमारे रंग ढंग, क्रियाकलाप, व्यवहार, योग्यता, क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। वैसे ही रेडियोधर्मिता, अल्फा बीटा जो गामा किरणें हैं वे विभिन्न समुद्री क्रियाकलाप, गतिविधियाँ और समुद्र के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। ये भी डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से उनकी सारी गतिविधियाँ प्रवर्तित होती हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत सारे जीव मर भी जाते हैं या बहुत सारी कठिनाइयाँ समुद्री जीवों से संबंधित उत्पन्न होने लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि सागरीय प्रदूषण का कौन कौन सा दुष्प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।